नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर बिहार के चुनाव के मैदान से है। अमित शाह ने आज क्लियर किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं और रहेंगे। तेजस्वी यादव बार बार पूछ रहे थे कि एनडीए क्यों नहीं बताता, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेडीयू ने भी आज इस बात को कंफर्म कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तेजस्वी यादव ने आज सिर्फ अपने बारे में बात की। उन्होंने कहा तेजस्वी को सिर्फ एक मौका दीजिए। तेजस्वी 20 महीने में बिहार को बदल देगा। तेजस्वी पलायन को रोक देगा। तेजस्वी आया तो नौकरियों की भरमार होगी। तेजस्वी आया तो पैसों की बारिश होगी। लेकिन अमित शाह ने कहा न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बिहार में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट खाली नहीं है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और आगे भी वही रहेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा हुई योगी आदित्यनाथ के बयान की। योगी आदित्यनाथ ने सीवान में कैंपेन किया, जहां पुराने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी के कैंडिडेट हैं। योगी ने कहा कि सनातन से नफरत और अपराधियों से मोहब्बत करने वालों की दाल बिहार में नहीं गलेगी। शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाने वाली आरजेडी कभी नहीं जीत पाएगी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेजस्वी की समझदारी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून बिहार में लागू न करने जैसी बात करने से पहले तेजस्वी को किसी वकील से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी का दौरा आज ऐसे इलाकों में था जो एनडीए के लिए मुश्किल सीटों वाले इलाके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों को याद दिलाया कि लालू ने राम रथ रोका था और मोदी ने राम मंदिर बनवाया। आज योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। पहली पब्लिक मीटिंग सीवान में थी। मजे की बात है कि सीवान में योगी के पहुंचने से पहले ही वहां बुलडोजर पहुंच गए थे। क्योंकि बाबा का बुलडोजर अब पूरे देश में फेमस है, इसलिए सीवान में जिस जगह योगी की रैली होनी थी वहां बुलडोजर खड़े कर दिए गए। मैसेज दिया गया कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। योगी की रैली सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट के इलाके में हो रही थी। इस सीट से आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को टिकट दिया है। योगी ने यहीं से अपनी बात शुरू की। कहा कि आरजेडी अपराध और अपराधियों से आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। लेकिन रघुनाथपुर सीट का नंबर है 108 और 108 का अंक सनातन परंपरा में शुभ माना जाता है। इसलिए रघुनाथपुर को असुर और अशुभ से दूर रखना है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में
एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना। इसके बाद रघुनाथपुर में योगी ने भगवान राम की बात की। योगी ने कहा कि जो लोग प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम रथ को रोकते थे, जो पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, वो आज मुंह छुपाते घूम रहे हैं। योगी ने कहा कि बिहार के सनातनी लोग ऐसे सनातन विरोधियों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? आखिर में योगी ने वहां चोट की जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज्यादा दर्द होता है। योगी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। आरजेडी की लालटेन को अपराध, भ्रष्टाचार और जंगल का सिंबल बताया। योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों को करप्शन की आदत पड़ गई है। दोनों भ्रष्टाचार से दूर रह ही नहीं सकते। एक लालटेन की रोशनी धीमी करके चारा खाता है, दूसरा हाथ की सफाई दिखाने में माहिर है। ये लोग सत्ता में आए तो यही करेंगे, इसलिए इस ठगबंधन को सत्ता से दूर रखने में ही बिहार की भलाई है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां कैंपेन में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है। बिहार में अब तक योगी की 6 रैलियां हो चुकी हैं और नोट करने वाली बात है, योगी को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां एनडीए कमजोर है और महागठबंधन मजबूत है। सीवान की जिस रघुनाथपुर सीट पर आज योगी की जनसभा हुई, वो सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। रघुनाथपुर में बरसों तक शाहबुद्दीन का सिक्का चलता था। इस इलाके के जातीय और मजहबी समीकरण महागठबंधन के पक्ष में हैं। यहां 23% मुसलमान, 10% यादव और करीब 11.5% दलित वोटर हैं। यादव मुस्लिम वोटरों की संख्या एमवाई समीकरण आरजेडी के पक्ष में जाता है, इसलिए 2010 से ये सीट लगातार
आरजेडी के कब्जे में है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है। योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा है और इसका असर आज दिखाई दिया। चूंकि आरजेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका इतिहास है, जंगल राज है, क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन के दाग हैं और ये तेजस्वी के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। तेजस्वी लगातार इन मुद्दों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। आज कैंपेन के दौरान पहली बार राहुल गांधी तेजस्वी के साथ दिखे। महागठबंधन के नेताओं ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रैलियां की। दोनों पब्लिक मीटिंग्स में तेजस्वी ने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को दोहराया और बार बार कहा अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो बिहार को करप्शन और क्राइम फ्री करेंगे। अगर उनकी परछाई ने भी अपराध या भ्रष्टाचार किया तो वो उसे भी नहीं बख्शेंगे। चाहे तेजस्वी सरकार बनाएगा तो अपराधियों को छोड़ेगा नहीं, जेल के सलाखों के पीछे भी। चाहे अपना हो या पराया, जो अपराध करेगा, चाहे तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। मेरे स्वभाव को आप लोग सब लोग जानते हैं। क्राइम से और करप्शन से हम लोग समझौता नहीं करें। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता तेजस्वी नहीं करेगा। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? दाखिल खारिज में घूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर नल से जल वाले में घूसखोरी हुई कि नहीं? राशन में कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं? FIR लेता है, उसमें भी पैसा लेता है। शराब बिकवा रहा है, इन लोग गरीब को जेल में डाल रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। कितना घूस बढ़ा है ना। इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम। राहुल गांधी 2 महीने के बाद बिहार पहुंचे। बिहार में उनकी पहली रैली थी, इसलिए उम्मीद तो थी कि राहुल गांधी कुछ नई बात कहेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल ने वही पुराने मुद्दे उठाए, वोट चोरी की बात की, कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन वोट चोरी से जीता, अब बिहार में भी वही तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार तो अब इलेक्शन प्रोसेस को खत्म करने के चक्कर में है, लेकिन इसकी अगली ही लाइन में राहुल ने इसकी बिल्कुल उल्टी बात की। कहा कि मोदी बिहार में आकर बड़े बड़े वादे करेंगे, जनता कहेगी नाचो तो नाचेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जनता को भूलकर अपने 2-4 बिजनेसमैन के लिए काम करेंगे। यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करने के लिए बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ को हथियार बनाया तो एनडीए के नेताओं ने इसे पकड़ लिया। धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने छठ महापर्व का अपमान किया है, प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके लिए बिहार के लोग राहुल को कभी माफ नहीं करेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को ड्रामा बताकर राहुल गांधी ने
बिहार की प्राचीन संस्कृति और बिहार वासियों की आस्था का अपमान किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा, आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बात की उससे राहुल की सामंतवादी सोच एक बार फिर उजागर हुई है। राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार की अत्यंत, बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा की उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने सामंतवादी मनोवृत्ति का, एक परिवारवादी लोगों की समूह ने एक राजनीतिक आक्रोश से, कुंठा से, भय की, पराजय की भय से ये ग्रसित होकर इस प्रकार की अभद्रामी उन्होंने दिखाई है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना ये अत्यंत निंदनीय, और इसको कितना भी कठोर शब्द में समालोचना करे वो कम होगा। राहुल गांधी जी के पास या उनके शागिर्द तेजस्वी यादव जी के पास कोई राजनीतिक प्रसंग नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो संयमित ढंग से अपनी बात कही, लेकिन गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में तीखे शब्दों में राहुल गांधी पर हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा, जिसे अपनी जाति, अपना धर्म न पता हो वो सनातन पर कमेंट करे, हिंदुओं के त्योहारों का अपमान करे, ये बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने जिस ढंग से छठ पर्व पर उन्होंने कहा है ये हिंदू सनातन पर प्रहार है, मुझे नहीं मालूम कि आज तक उन्होंने अपना न जाति बताया है न धर्म बताया है। वो क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, पारसी हैं, कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन राहुल गांधी, आप मेरे छठ पर्व को अपमानित करने का अगर काम करोगे तो ये सनातनी हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि आपको धर्म का पता नहीं है, खुद अपने आप का पता नहीं है, इसलिए तुम दूसरे के धर्म को अपमानित करते हो। राहुल गांधी कहीं भी जाएं, कैंपेन किसी भी राज्य में हो, किसी भी दिशा में हो, उनकी बातें सेम रहती हैं। अंबानी, अडानी, वोट चोरी और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। लेकिन तेजस्वी इन चक्रों में नहीं पड़े। वो सारा चुनाव अपने नाम पर लड़ रहे हैं। इसीलिए मैनिफेस्टो में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी, ऐलान में सिर्फ तेजस्वी का प्रण था। तेजस्वी अपने आप को लालू के जंगल राज और भ्रष्टाचार से भी अलग करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भाषणों में कह रहे हैं कि तेजस्वी करप्शन दूर करेंगे, तेजस्वी कानून व्यवस्था सुधारेंगे, तेजस्वी को बनाओ तो धन बरसेगा। लेकिन आज अमित शाह ने ऐसे सारे दावों की हवा निकाल दी। सबसे पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि नीतीश कुमार इस चुनाव में एनडीए का चेहरा हैं और रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अमित शाह ने ये कही और उनके बयान का हवाला देकर बार बार ये दावा किया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसीलिए आज अमित शाह ने कहा, लालू और सोनिया को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, दूसरा बेटे को प्रधानमंत्री। लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं होगी, क्योंकि न बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, न देश में प्रधानमंत्री की। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी
राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। इसके बाद अमित शाह नीतीश कुमार के काम गिनाने पर आए। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए कितनी मदद की, ये उन्होंने बताया। और फिर यह भी गिनाया कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से घोटाले किए। लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अमित शाह ने आज तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। तेजस्वी कई दिन से नैरेटिव बना रहे थे कि नीतीश कुमार कठपुतली हैं, बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, उन्हें फिर से सीएम नहीं बनाएगी। अमित शाह ने आज इस नैरेटिव को खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव की रणनीति यह भी है कि वो अपने आप को लालू के राज में हुई किडनैपिंग्स, हत्याओं और बाहुबलियों के इस्तेमाल से अलग करना चाहते हैं। आज अमित शाह ने लालू यादव के ज़माने के कारनामे गिनाए। तेजस्वी यादव ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को नौकरी के बदले ज़मीन और चारा घोटाले जैसी बातों से अलग रखें। लेकिन अमित शाह ने आज एक एक करके ये सारे घोटाले भी गिनवा दिए। रही सही कसर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कर दी। ओवैसी सीमांचल में फोकस कर रहे हैं, जहां तेजस्वी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है। सीमांचल की ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे, मुसलमानों के हकों की रक्षा करेंगे। ओवैसी ने तेजस्वी की इस बात को पकड़ लिया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को संविधान की समझ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि संसद के पास जो कानून पास होता है उसे कोई राज्य सरकार रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकती। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी या तो खुद नासमझ हैं या फिर वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे, और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस चुनाव में तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा है
हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का। ओवैसी ने इस वादे की भी हवा निकाल दी। राजद के नेता ने कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। बोला ना, कितना घर है बिहार में बताओ? बिहार में कितना घर है मालूम आपको? 2,75,00,000। कितना घर है? 2,75,00,000। यानी 2,75,00,000 जनता को नौकरी देना पड़ेगा ना। भारत सरकार के पास कितना नौकरी है? भारत सरकार के पास कितना गवर्नमेंट में नौकर है मालूम आपको? पूरा भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय हैं। नौकर कितने हैं? 30,50,000। पूरे भारत सरकार में नौकर है 30,50,000। और तेजस्वी बोलता है कि बिहार में 2,75,00,000 लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भाई, क्या कंपटीशन चल रहा है तुम में मोदी में लंबा लंबा फेंकने का? अच्छा, अभी अगर 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देते भी है, समझिए, मान लिया, वरना बोलेंगे ओवैसी तेरा क्या। ठीक है, चलो, एक आदमी को तो कम से कम 25,000 देना पड़ेगा तनख्वाह। 25,000 देना पड़ेगा ना। अब 25,000 का अगर आप लगा लिए 2,75,00,000 तो करीब 8,28,000 करोड़ रुपए होंगे। कितना होगा? 8,28,000 करोड़ रुपए। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। तो मालूम हुआ कि ये बोल रहे हैं कि मोदी फेंक सकते हैं तो मैं उनसे आगे फेंकूंगा। याद रखो तेजस्वी, सीमांचल की जनता बड़ी बाशऊर है, इतनी भोली भाली नहीं है। ये गरीब जरूर है मगर झूठे को और सच्चे को पहचानने वाले हैं। ओवैसी सीमांचल में बड़े प्लेयर हैं, ये उन्होंने पिछले चुनाव में ही साबित कर दिया था। इस बार ओवैसी जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 16 सीटों पर उनका मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों से है। ओवैसी ने जिन 28 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से 18 आरजेडी के खिलाफ हैं और इनमें से भी 9 आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट्स के सामने खड़े हैं। ओवैसी ने 10 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से कांग्रेस के 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनके सामने ओवैसी दीवार बनकर खड़े हैं। ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि यादव मलाई खाएगा और अब्दुल दरी बिछाएगा, ये अब नहीं चलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। नागपुर में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आज इस मामले पर सुओ मोटो सुनवाई की। पुलिस को निर्देश दिया कि किसान आंदोलन की वजह से जो हाईवे बंद है, उसे शाम 6 बजे तक खाली कराया जाए। पुलिस ने बच्चू कडू को कोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी। बच्चू कडू हाईकोर्ट के आदेश से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कूटनीति से उनका आंदोलन खत्म कराने की साजिश की। मंत्री वक्त देने के बाद भी उनसे बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि सरकार को पता था कोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बच्चू कडू ने कहा कि कोर्ट का आदेश मानकर वो धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब वो हजारों किसानों के साथ जेल भरेंगे। पुलिस उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करे। कूटनीति से पहचानी जाती है पार्टी, और आज भी वही कूटनीति किसानों के साथ की, दिव्यांगों के साथ की। इन लोगों ने 4 बजे मंत्री महोदय आने वाले थे और 6 बजे आदेश लेके आई सरकार। यानी ये पता था गवर्नमेंट को का न्यायालय निर्णय देने वाले हैं, कुछ तो भी न्यायालय में इस तरह से आदेश निकालेंगे और इनका आंदोलन उठाएंगे। अब क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? अब हम जेल भरो करते हैं। कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश का आपने कहा कि पालन कर रहे हैं। वही तो अभी आदेश, आगे का रुख क्या होगा? अभी फिर से मेहनत लेंगे ना। सरकार को इनका जो जिस तरह से सरकार पेश हो रही है, उसी तरह से हम पेश होंगे, वही ताकत से। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आग लगा देंगे हम। हालांकि बच्चू कडू को मनाने की कोशिश सरकार अब भी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री
पंकज भोयर और आशीष जायसवाल उनसे बात करने के लिए नागपुर पहुंचे हैं, लेकिन बच्चू कडू के सपोर्टर अभी भी हाईवे पर जमे हैं। जाम अभी भी लगा है। गाड़ियां और ट्रक 30 घंटे से जहां के तहां खड़े हैं। नागपुर हैदराबाद हाईवे पर 20 किलोमीटर तक गाड़ियों और ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कल बच्चू कडू के एल्गार मार्च को पुलिस ने नागपुर से 18 किलोमीटर पहले रोक दिया था, तो बच्चू कडू और उनके हजारों सपोर्टर्स ने हाईवे पर ही डेरा डाल दिया। हाईवे की चारों लेन्स को ट्रैक्टर्स और बैलगाड़ियों से ब्लॉक कर दिया। इस मार्च की वजह से नागपुर को मुंबई जोड़ने वाला समृद्धि एक्सप्रेसवे और मिहान बूटीबोरी कॉरिडोर का रास्ता बंद हो गया। नागपुर को जोड़ने वाली तमाम सड़कें जाम होने से आउटर रिंग रोड, नागपुर चंद्रपुर रोड और नागपुर वर्धा रोड पर भी ट्रैफिक जाम हुआ। बच्चू कडू की जिद की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो फैमिली के साथ रास्ते में फंसे रहे। न खाने का इंतजाम था, न पीने को पानी मिला। ये रास्ता पूरा चक्का जाम हुआ है कल 4 बजे से। किधर भी जाने का आने का कुछ भी नहीं है। हम आए अयोध्या से। कहाँ से आ रहे हो आप? अयोध्या। कहाँ जा रहे हैं आप? लातूर। कल 4 बजे फंसे, 5 बजे। खाना वाना फिर कैसे हुआ? मिलता है, रोड पर आता है, फिर खाना लेते हैं, खाते हैं और बैठते हैं इधर। ये परिवार बच्चों के साथ निकला हुआ था। अयोध्या गए हुए थे पानी की तलाश में। वो बच्चे, पानी खत्म हो गया था, पानी की तलाश में गए थे, पानी इन्हें मिला और ये पूरा परिवार अयोध्या से लातूर जा रहा था। लातूर नागपुर जैसे पहुंचे, चक्का जाम हो चुका था। पूरा परिवार पूरी रात सड़कों पे बिताया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की। हिगना और आउटर रिंग रोड के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, लेकिन किसानों ने इस रास्ते पर भी ट्रैक्टर लगा दिए। सैकड़ों ट्रक जाम में फंस गए। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा उनका पैसा खत्म हो गया है, राशन खत्म हो गया है, ट्रक छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए किसानों को उनकी परेशानी समझनी चाहिए, रास्ता खाली करना चाहिए। हम लोग कल 4 बजे से गाड़ी खड़ी है, न यहाँ खाने का सुविधा है, न पानी वगैरह का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम लोग उड़ीसा से आए थे, पारादीप से जा रहे हैं बम्बई। बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्या है कि यहाँ सोने के लिए भी जैसे आदमी को चोरी वोरी का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग सो नहीं भी पाते हैं। और पूरा 4 बजे से कल शाम से फंसे हुए हम। रायपुर से। कहाँ जा रहे हो? औरंगाबाद। कब से फंसे हो? ये 24 घंटे हो गए। 24 घंटे से फंसे? हाँ, कभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं कुछ भी है, खाने वाने को भी नहीं। बच्चू कडू को कांग्रेस, शरद पवार के एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सपोर्ट कर रही हैं। सरकार ने कल ही बच्चू कडू को बातचीत का न्योता दिया था, उनके जायज़ मांगों को मानने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बच्चू कडू बातचीत के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार 32,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुकी है। अगर और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार किसानों से मूंग और उड़द की 100% उपज खरीदेगी। सोयाबीन की एमएसपी 436 और कपास की एमएसपी को 590 रुपये बढ़ाने का ऐलान भी हो गया, लेकिन बच्चू कडू आंदोलन खत्म करने के लिए राजी नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल ठीक है। नाना पटोले ने कहा कि किसानों का गुस्सा फूटे, इससे पहले फडणवीस को नागपुर जाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा। इन लोगों ने महाराष्ट्र के किसानों को राज्य की और केंद्र की सरकार ने बार बार फंसाया है और किसानों का उद्रेक आपको देखने मिल रहा है। कांग्रेस ने भी उस आंदोलन को सपोर्ट किया है। इनका जो झूठ है यहाँ बुलाकर और झूठ की पूरी खिचड़ी पकाई जाती है, सिर्फ घोषणा की जाती है, किसानों को वापस भेजा जाता है और फिर कोई बात को वहाँ पे पूरा नहीं किया जाता। अगर ये सही में किसानों की सरकार होगी तो ये सरकार वहाँ जाना चाहिए। ये उद्रेक ना बढ़े इसके लिए सरकार ने कोशिश करना चाहिए और किसानों को समझाकर कितने दिन में कर्जा माफ़ी वो करेंगे और जो नैसर्गिक आपत्ति हुई है उसमें कितने दिन में वो मदद करेंगे और कितनी करेंगे, ये स्पष्ट किसानों के सामने उन्हें बताना चाहिए। संजय राउत ने भी कहा कि शिवसेना भी आंदोलन करने वाले किसानों के सपोर्ट में है। बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था,
लेकिन अब किसान वादा याद दिला रहे हैं तो किसानों को अर्बन नक्सल और देशद्रोही बताया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। किसान अपनी मांग लेकर महाराष्ट्र के सड़क पर उतरा है। उनका क्या कहना है कि कर्ज माफी करो, उनका 7/12 जो है वो कोरा कर। और दूसरी बात है यहाँ कि मराठवाड़ा के किसानों को अब तक जो बाढ़ग्रस्त है उनको अब तक मदद नहीं मिली। किसान अगर ये बोल रहे हैं कि हमें पूरी कर्ज माफी करो, ये उद्धव ठाकरे जी की मांग है 7/12 कोरा करो, तो उनको आप अर्बन नक्सलवादी नक्सलाइट बोल रहे हैं। ये सरकार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो अर्बन नक्सलाइट। बाकी उनके सरकार में जो भ्रष्टाचार्य बैठे हैं, हाँ, वो सब शंकराचार्य बैठे। हालांकि महाराष्ट्र के मार्केटिंग मिनिस्टर जय रावल ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। 15 दिन के भीतर फसल को खरीदने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फसल का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में हम लोग जो मूंग है वो 3,30,000 क्विंटल ये खरीदी करने वाले, उड़ीद में 32,56,000 क्विंटल ये खरीदी करने वाले। और इसके ऊपर केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जितना भी मूंग और उड़द महाराष्ट्र में उपलब्ध होगा उसको एमएसपी में रेट में 100% खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने भूमिका उन्होंने सोची है। ये बार 18,50,000 टन सोयाबीन खरीदी करने का सोचा है। कल 30 अक्टूबर से हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और आने वाले 7 से 10 दिन में, 15 दिन में इसकी खरीदी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले साल 7,521 रुपये में कपास की खरीदी हुई थी। ये बार 8,110 रुपये इसमें प्रति क्विंटल की खरीदी हो रही। पिछले बार 120 केंद्र के माध्यम से कपास की खरीदी हो रही थी। ये बार 170 केंद्र बढ़ाकर 170 केंद्र में वो खरीदी होने वाली। बच्चू कडू अब मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों का कर्ज माफी का ऐलान तुरंत करे तो वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन बच्चू कडू भी जानते हैं कि कर्ज माफी का फैसला एक झटके में नहीं हो सकता। इसीलिए ये तो साफ है कि बच्चू कडू आंदोलन को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। उनका इरादा किसानों के हित के साथ साथ अपनी राजनीति को चमकाना भी है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की कोशिश नाकाम हो गई। इससे दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई। हालांकि आज आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा, आमतौर पर क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी होती है जब बादलों में कम से कम 50% मॉइस्चर हो। लेकिन कल दिल्ली की हवा में सिर्फ 15% नमी थी। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के लिए आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट 2 ट्रायल और करेंगे। इसके बाद क्लाउड सीडिंग को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी जाएगी। मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि 2 ट्रायल से जो आंकड़े मिले हैं उनकी मदद से भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने कहा कि क्लाउड सीडिंग से बारिश भले न हो पाई हो, लेकिन हवा की क्वालिटी सुधरी है। पोल्यूशन लेवल 6 से 10% तक कम हुआ है। इसलिए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल आगे भी जारी रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। तो इससे ये हमें पता चला कि कम मॉइस्चर होने के बाद भी अगर हम जिस मात्रा में हमने सीडिंग करी उस मात्रा में करते हैं तो थोड़ा असर ज़मीन पे भी उसका आता है। करीब 25 करोड़ के आसपास, तो 25-30 करोड़
रुपए पूरे सीज़न की कॉस्ट मेरा अंदाज है जो कि आएगी। और अगर पूरे दिल्ली का पोल्यूशन का बजट देखें तो ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट इसमें कोई बड़ा इशू है। दिल्ली के लोगों को ये इम्प्रेशन दिया गया था कि क्लाउड सीडिंग होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है और ना ही इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आ सकता है। क्लाउड सीडिंग से बारिश 50% मॉइस्चर होने पर ही होती है। IIT कानपुर के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कम नमी में 15-20% ह्यूमिडिटी में बारिश करा लें, लेकिन ये काम मुश्किल लगता है। इसीलिए इस बात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शब्दों की तकरार भी जमकर हो रही है। आज अंबाला से शानदार तस्वीरें आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के सबसे मॉडर्न और पावरफुल फाइटर जेट रफाल में उड़ान भरी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन से आज सुबह 11:27 पर रफाल फाइटर प्लेन से टेक ऑफ किया। करीब आधे घंटे की सॉर्टी में प्रेसिडेंट मुर्मू ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर का सफर तय किया। राष्ट्रपति मुर्मू जी सूट पहनकर रफाल में बैठी, वो सूट जो फाइटर पायलट पहनते हैं। लैंडिंग के बाद प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि रफाल में उड़ान भरना उनके लिए यादगार तजुर्बा है। अंबाला एयरबेस की विजिटर्स बुक में द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि रफाल की इस फ्लाइट ने उन्हें देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर गर्व करने का मौका दिया है। ये दूसरा मौका है जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर जेट में उड़ान भरी है। इससे पहले प्रेसिडेंट मुर्मू ने 2023 में असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई फाइटर जेट की सॉर्टी ली थी। अंबाला एयरबेस से आज प्रेसिडेंट मुर्मू की फ्लाइट के अलावा एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर आई। आज राष्ट्रपति के साथ इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भी अंबाला एयरबेस पर नजर आई। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रफाल जेट में बैठने के दौरान असिस्ट किया। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारत की इकलौती महिला रफाल फाइटर जेट पायलट हैं। राष्ट्रपति की शिवांगी सिंह से मुलाकात और उनकी तस्वीर पाकिस्तान के झूठ को उजागर करने वाला सबूत साबित हुई। इस साल मई में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई थी कि उसने रफाल जेट की इकलौती भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह को कैप्चर कर लिया है। शिवांगी सिंह पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में बताई गई थी, यह दावा किया गया था। पाकिस्तान ने इस सफेद झूठ का खूब शोर मचाया, खूब प्रचार किया। हालांकि सरकार ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को उसी वक्त बेनकाब कर दिया था, लेकिन आज प्रेसिडेंट की शिवांगी सिंह के साथ अंबाला एयरबेस से आई तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। आज रफाल से उड़ान भरकर भारत के राष्ट्रपति ने एक साथ कई संदेश दिए। भारत की आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर ने अंबाला एयरबेस जाकर एयरफोर्स का हौसला बढ़ाया। रफाल जेट्स को लेकर पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया था उसका पर्दाफाश किया। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी के वीडियो दिखाकर पाकिस्तान ने जो झूठ फैलाया था उसे भी एक्सपोज किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान किस कदर अफवाहें फैलाता है, सोशल मीडिया के जरिए झूठ बोलता है, बेसिर पैर की बातें कहता है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के एक और झूठ के बारे में। अफगानिस्तान के साथ छिड़ी जंग के लिए आज पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान सरकार को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग रोकने की बातचीत कामयाब नहीं हो रही। असल में टर्की ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच परमानेंट सीज फायर कराने को लेकर 4 दिन से बात करने का प्रयास किया, जो बातचीत आज फेल हो गई। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान ये लिखित गारंटी दे कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। टीटीपी के अमीर नूर वली महमूद समेत उन सभी आतंकवादियों को पाकिस्तानी एजेंसी के हवाले करेगा जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं।
लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इसकी वजह से स्थायी युद्ध विराम की बातचीत नाकाम हो गई। इसके बाद अफगान तालिबान ने सरहद पर पाकिस्तान की कई फौजी चौकियों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। जैसे ही पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे की खबर आई तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश की। कहा कि अफगानिस्तान ने अब तक पाकिस्तान की दोस्ती देखी है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का गुस्सा देखेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान की हुकूमत हिंदुस्तान के इशारे पर चल रही है, काबुल को दिल्ली से डायरेक्शन मिल रहे हैं, इसीलिए शांति की बातचीत फेल हो गई। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के भारत दौरे के बाद ही तालिबान हुकूमत का रुख बदला है। हालांकि अफगान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी बकवास बताया। अफगानिस्तान के होम मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अब्दुल मतीन खानी ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि तालिबान सरकार उसके इशारों पर नाचे, लेकिन यह संभव नहीं है, इसीलिए बातचीत नाकाम हुई। अब्दुल मतीन खानी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानों को एटम बम की धमकी न दे। अगर पाकिस्तान को कोई गफलत है तो अमेरिका और रूस जैसी एटमी ताकतों से जाकर पूछ ले कि उन्हें अफगानिस्तान से क्यों भागना पड़ा। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। जिस तालिबान को पाकिस्तान डरा कर रखना चाहता था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को डरा दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को रोज रोज धमकी देता है, कभी फौजी ताकत की तो कभी न्यूक्लियर बम की। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं अफगान लड़ाकों ने बिना न्यूक्लियर पावर के रूस और अमेरिका दोनों को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। इससे पहले ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिका भारत के साथ भी जल्दी ही ट्रेड डील फाइनल करेगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, वो मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी जिंदा दिल इंसान हैं, टफ नेगोशिएटर हैं और फिर वो जल्दी ही भारत के साथ ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन ये कहते कहते आदत के मुताबिक ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान की जंग की बात कर दी। फिर से दावा किया कि उन्होंने ट्रेड डील कैंसिल कराने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच जंग रुकवाई थी। If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, you know, 2 nuclear nations. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, आज ट्रंप ने फिर कहा कि मोदी एक टफ लीडर हैं, ही इज़ ए किलर, और वो मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ स्मार्ट लीडर। लेकिन ये भी सही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर को लेकर बार बार जिस तरह की बातें कही हैं, वो इन सब तारीफ़ों के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि जब जब ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर वॉर रुकवाई, भारत ने बड़ी डिग्निटी से उसका जवाब दिया। राहुल गांधी जैसे नेताओं को लगता है कि हमें भी ट्रंप के साथ तू मैं में पड़ना चाहिए, मोदी को ट्रंप को पब्लिकली जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है ये अप्रोच भारत जैसे इकोनॉमिक पावर के लिए अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों पर पब्लिकली रिएक्ट न करके समझदारी का काम किया है, मैच्योरिटी दिखाई है। भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री से दुनिया इसी तरह के संयम और शालीनता की अपेक्षा करती है।
आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कैंपेन करेंगे। छपरा और मुजफ्फरपुर में मोदी के रैलियां होंगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर से सर क्रीक तक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की वॉर एक्सरसाइज कल से शुरू होगी। जबलपुर में कल से आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी। कल साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। टैरिफ ट्रेड विवाद पर बात होगी।